morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 25th of February. So on the first page, there are two news which we're going to discuss. So the first news is it's center's call says Supreme Court on menstrual leave policy. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि there is a person who had filed a petition by the name of शैलेंद्र मणि त्रिपाठी. उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक पिटिशन फाइल करी है और उस पिटिशन में ये बोला है कि काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव यहाँ पे होती है महिलाओं के लिए, और हमारे देश में बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वुमेन्स को, दोज आर वर्किंग, उनको यहाँ पे जो है छुट्टी यहाँ पर मिलती है. तो यहाँ पे इस चीज की पिटिशन यहाँ पे कहाँ फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई. और यहाँ पे देयर वाज 3 जज बेंच जिसको लीड कर रहे थे जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, डीवाई चंद्रचूड़ जी. तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि ये जो पूरी कहानी है, या अगर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी की अगर बात की जाए, मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जाए, तो ये हमारे एम्बिट में अभी नहीं आती. अगर इसमें कुछ इश्यूज है तब आप हमारे पास लाइए. अभी ये जो कंसर्न है, ये आप जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके पास ये पूरा अधिकार है कि आप इससे रिलेटेड यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव के लिए यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पर बनाए, क्योंकि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है. और पॉलिसी नहीं है तो हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम उसके लिए पॉलिसी बनाए. अगर इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए हम डेफिनेटली यहाँ पर है. ऐसा यहाँ पर ऑनरेबल सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर बात की. इसी के साथ साथ यहाँ पे विजा विज एक कॉन्ट्राडिक्टरी नोट आया. क्या नोट आया, क्वेश्चन नोट क्या है कि दिस स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके से मेंस्ट्रुअल लीव अगर वुमेन्स को यहाँ पर मिलेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर वुमेन्स को जॉब के लिए, या हम देखें कि जिस तरीके से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन जॉब्स बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर्स है वो हेजिटेट करेंगे कि वुमेन्स को जॉब पे ले या ना ले. इसको एक बार रीड करते हैं, दैट विल गिव अस मोर क्लैरिटी. सो यहाँ पर क्या बोला है, कल, सो वन सेकेंड. द लॉ स्टूडेंट सेज that if you compel employers to grant menstrual pain leave, it may operate as a de facto disincentive for employers to engage women in the establishment. This has a policy dimension. इसी चीज को रिहाइड्रेट यहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी किया कि ये भी एक इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रिपरकशन हो सकता है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो पूरी कहानी है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल पॉलिसी, या फिर ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है. ये आता है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961. और इसी में यहाँ पर जो पिटिशनर्स के जो एडवोकेट है मिस्टर तिवारी, उन्होंने यहाँ पे सेक्शन 14 की भी बात की है, ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट. ये क्या बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, दैट मीन्स हर स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो, एक इंस्पेक्टर हो जो ये देखे कि क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के जो प्रोविजंस है वो उनके पर्टिकुलर जो रीजन है, उनके पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी फैक्ट्रीज है, जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, वहां पे वो अप्लाई हो रहा है या नहीं. तो इसी वजह से सेक्शन 14 की यहाँ पर बात की. तो यहाँ पे पिटिशनर ने बोला सेक्शन 14 में तो बहुत सारे जो है प्रोविजंस है, बट यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई ऐसा इंस्पेक्टर यहाँ पे अपॉइंटेड ही नहीं है. तो अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड ही नहीं है तो वो कैसे वहां पे काम करेगा, कि वो वहां पे ऊपर ओवरलुक करेगा कि क्या सिचुएशन वुमेन्स के लिए फेवरेबल है या नहीं है. प्लस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे देश में बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल लीव के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रावधान है. इन द सेम वे देयर सर्टेन कंट्रीज, यूके, स्पेन, वियतनाम, इंडोनेशिया, जाम्बिया, a lot of countries are there, चाइना एज वेल, जहाँ पे ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल पॉलिसी के लिए न्यू पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी उनकी सरकारों ने उनके देश में महिलाओं के लिए बना रखी है. इसी चीज के लिए यहाँ पे पिटिशन फाइल की गई. और उसके बाद यहाँ पे जो ऑनरेबल जो 3 जज बेंच है, ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बोला कि ये हमारे एम्बिट में नहीं आता. आप अभी के लिए इसके लिए अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी के लिए आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास जाइए, और वो यहाँ पे पॉलिसी बनाएगा, तभी इससे रिलेटेड यहाँ पे कानून बन पाएगा. Then next news, next news is about Punjab. Pro Khalistan preachers aid released from jail day after supporters clashed with police. तो यहाँ पे हमने परसों के दिन एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पे there is a place by the name of अजनाला इन पंजाब, जो अमृतसर से लगभग 25 किलोमीटर टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड है. और एज यूर ऑलरेडी वेयर, पाकिस्तान पंजाब दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं. और स्पेशली अगर इस तरीके के मूवमेंट्स यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ जो पर्सन है, एज यू कैन सी इन द राइट इटसेल्फ, ही इज मिस्टर अमृतपाल सिंह, जो वारिस पंजाब में एक आउटफिट है, उसके यहाँ पर ये चीफ है. और इसके पहले आपने एक नाम सुना होगा बाय द नेम ऑफ मिस्टर सिद्धू, की लास्ट ईयर यहाँ पर डेथ हुई थी. तो उन वो इस आउटफिट के यहाँ पर हेड थे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है. ये जो पर्सन है ये दुबई से बिलोंग करते हैं और अब ये भारत में आए हैं. और इनका यहाँ पर मानना ये है कि हमें एक मतलब ही इज ए प्रो खालिस्तानी लीडर, दैट मीन्स
वो चाहते हैं कि हाँ एक अलग से जो पंजाब में जो लोग रह रहे हैं उनके अलग से एक यहाँ पे एक देश बने और उसको खालिस्तान यहाँ पे नाम देना चाहते हैं। तो ऐसे प्रोटेस्ट हमने काफी बार देखे, बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हीं के जो एड है, दैट इज लवप्रीत सिंह और एक और जो पर्सन है, उनको यहाँ पे जो प्लेस है यहाँ पे अजनाला, वहां पे जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इन्होंने दैट इज अमृतपाल सिंह ने क्या किया, अपने सपोर्टर्स को बोला कि हम वहां पे धरना देंगे, ऑलरेडी इसको इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन पुलिस ने ऑलरेडी वहां पर बैरिकेड सब लगा दिए थे, बट मोर देन 2000 प्रोटेस्टर्स वर देयर जो वहां पे पहुंच गए थे, और उन्होंने ना केवल वहां पे जो बैरिकेड्स थे उनको हटाया, और इवन पुलिस स्टेशन पे भी एंटर हो गए, और लगभग 6 से 7 जवानों जो हमारे पुलिस के जो जवान है उनको यहाँ पर चोट चोट भी है, गंभीर चोट भी है। तो अब जैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो इनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जबरदस्ती जो इनके जो दो एड है लवप्रीत सिंह और एक और जो पर्सन है, उनको जानबूझ के यहाँ पे कुछ केसेस में फंसा के यहाँ पे जेल में डालना चाहती है। और उस समय वो अजनाला जेल में ही यहाँ पे जो है अजनाला जेल में ही यहाँ पे अजनाला जेल में ही यहाँ पे बंद थे। तो जैसे ही वहां पर गए, उसका पूरा वहां पे इंसिडेंट देखा गया किस तरीके से हुआ, फिर बाद में इन्होंने काफी सारे एविडेंसेस वहां पे दिए। जो वारिस पंजाब दे आउटफिट के जो लोग हैं और बाकी दूसरे जो लोग हैं और उसके जो हेड है, तो उन सबने डॉक्यूमेंट्स दिए, बाद में उसको कोर्ट में पेश किया गया, और फाइनली कोर्ट की तरफ से ये आया कि जो लवप्रीत सिंह और जो एक और पर्सन है उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाए। तो ये पूरा यहाँ पर इंसिडेंट यहाँ पर चल रहा है, और फिर से ये जो खालिस्तान मूवमेंट है इसको फिर से यहाँ पे इनिशिएट करने की यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा पूरा यहाँ पे बताया गया। तो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। ओके, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। और द न्यूज सेज, मुंद्रा ड्रग केस, विजयवाड़ा स्टील कंपनी ओनर नेम्ड एज एक्यूज। तो ये इंसिडेंट लगभग 1.5 साल पुराना है, जब मुंद्रा एयरपोर्ट जो गुजरात में है और जिसको अडानी एंटरप्राइजेस पूरा उसको अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पूरा उसको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे में दो कंटेनर्स पाए गए थे, लगभग 2988 केजीज ऑफ हेरोइन वहां पे बरामद हुई थी। और वो जो दोनों कंटेनर्स है, वो ऐसा बताया जा रहा था कि वो टेलकम पाउडर के, बट उसमें टेलकम पाउडर नहीं था, विजेविस क्या था वहां पे, हेरोइन था। तो जैसे उसको सीज किया गया, फिर काफी सारी यहाँ पर एनआईए ने यहाँ पर जांच पड़ताल करी, और फाइनली उस समय भी जो एक शेल कंपनी बाय द नेम ऑफ आशी ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर्स है और जो विजयवाड़ा में है, तो उनको उनके ऊपर उस समय भी रेड हुई। और ये पूरा प्रोसेस उसके बाद हमने देखा काफी सारे ऐसे ड्रग सीजर्स यहाँ पे हुए, और ये बाय अफगानिस्तान बाय ईरान ये इंडिया में यहाँ पे थ्रू गुजरात ये ड्रग्स यहाँ पे लाए जा रहे थे। और क्या बताया जा रहा था कि टेलकम पाउडर है, बट एक्चुअली में वो हेरोइन था, ड्रग्स था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब से इंसिडेंट यहाँ पे चालू हुआ, बहुत सारी यहाँ पे एनआईए की अलग अलग टीम्स बनी, अलग अलग जितनी भी शेल कंपनीज उनको पकड़ा गया। और अब फाइनली ये आया है कि मुंद्रा जो ड्रग हॉल केस हुआ है, जिसमें लगभग 2988 केजी ऑफ हेरोइन था, उसमें जो एक्यूज है दैट वाज विजयवाड़ा की जो आशी ट्रेडिंग कंपनी है, उसी के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये टेलकॉम पाउडर के बदले में जो कह सकते हैं ड्रग्स जो है उनको यहाँ पे इम्पोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देन विल कम डाउन डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पार्ट। टुडे विल बी डिस्कसिंग टू एडिटोरियल एंड वन ओपिनियन। So what the title of the first editorial says, the problem with the return to Nehru. So यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अगर आप बात करें कि पिछले कुछ समय से अभी रिसेंटली जो कह सकते हैं आर्टिकल है उसको साइट किया ऑथर ने इनिशियल फेज में, उन्होंने बोला कि देयर वाज अ पर्सन, उन्होंने बोला कि जब हम पुराने समय पे जाते हैं 1960s की बात करते हैं, तो उस समय हमें फर्क नहीं पड़ता था कि जो स्टूडेंट चिल्ड्रन जो स्टूडेंट डेज की बात करी, स्कूल डेज की बात करी, कि जब हम वहां पे स्कूल में जाते थे तो हमें फर्क नहीं पड़ता था कि हम कौन से रिलीजन के, हम सभी रिलीजन के जो त्योहार है उनको अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे। बट उसके बाद उसी को काउंटर करते हुए एक नेता है ओबीसी पार्टी के बिहार के पॉलिटिशियन, उन्होंने यहाँ पर बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं वो जो चीज है, वो जो मानसिकता है उससे आगे बढ़ चुके हैं, और अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कहा उन्होंने, उसको पढ़ते हैं। Who said that nobody in this community or village wanted to return to the days of 1960? 1960, as we are already aware, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। The OBCs, Dalit and tribal people of India had come a long way, the writer pointed out, and wondered how many of the students in the school education came from these subaltern sections of Indian society then. अब उसके बाद ऑथर ने क्या बात की, कॉन्ट्रास्टिंग क्यों हुआ, किसने बोला कि 1960 के जो डेज है जब कहीं ना कहीं बहुत खुशहाली थी, जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, सांप्रदायिक सद्भावना थी, अब वैसा नहीं है। तो उसको यहाँ पर काउंटर किया कि एक लीडर ने फ्रॉम बिहार जो ओबीसी कम्युनिटी है। फिर यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला कि स्पेशली जब से यहाँ पर पिछले 8 से 9 साल में बीजेपी गवर्नमेंट हमने देखी, तो अब यहाँ पे उन्होंने इनिशियली बीजेपी का जो वोट बैंक होता था, और अब जो प्रॉपर वोट बैंक उनका हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे वहां पे चलते हैं, और अ, चलते भी हैं और उस पर काम भी करते हैं। और डेफिनेटली हमने देखा आर्टिकल 370 35 जो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको पुरजोर तरीके से ही उठा रहे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि बीजेपी अगर पार्टी की बात की जाए तो पहले ये जो अपर कह सकते हैं अपर क्लास जो है उसको वहां पर केटर करती थी,
लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पहले थे 2014 से 19 तक हमने देखा जिस तरीके से जो फर्स्ट टर्म था 2014-19 पर जो रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया तो वो दलित कम्युनिटी से आते थे और उसके बाद अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एज ए पार्टी अपना वोट शेयर कहीं ना कहीं बढ़ाया है अपने आप को स्ट्रेंथन किया है और उसी चीज को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं उसको लुभा नहीं पाई बिकॉज पहले की अगर बात की जाए तो पहले कांग्रेस का वोट बैंक कह सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था देन ट्राइबल कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज के लोग सबऑर्डन सेक्शन के लोग काफी वोट उनको करते थे बट जैसे जैसे एज द टाइम हैड पास नाउ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द पॉलिटिकल पार्टी विच इज सपोर्टिंग देम विच इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पॉलिसीज अ चेंज टू देयर लाइव्स उनको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए तो इसी वजह से यहाँ पे ऑदर ने जो हिंदी हार्टलैंड है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश दिल्ली ये जो पूरा रीजन आता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट बैंक कहीं ना कहीं बन चुका है ये यहाँ पर ऑदर ने बोला और उसी के बाद यहाँ पे जो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की जो हिंदू आइडियोलॉजी जो बताया जाता है और जो क्रिटिक्स है हिंदुत्व आइडियोलॉजी की उनके बारे में बताया गया कि वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है तो उन सब बातों को यहाँ पे बताया गया फिर जो पुरानी सरकारें हैं के टेन्योर के समय किस तरीके डेवलपमेंट हुआ किस तरीके से सबका अपना अपना वोट बैंक था देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात की 2004 से 2014 उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया उसी के साथ साथ जो कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है केसीआर की अगर बात की जाए जो टीआरएस हुआ करती थी जो भी हैदराबाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है अभी जो बीआरएस बन चुकी बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति उसकी भी यहाँ पर बात की गई और उसी के साथ साथ कांग्रेस यहाँ पे सबसे बड़ी बात की गई उधर ने जो एंडिंग पार्ट है कि जो नेहरूवियन पॉलिटिक्स है उसमें अगर देखा जाए और अभी की जो कांग्रेस है वो अपने आप में बहुत वीक होती जा रही है क्योंकि इसकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है क्योंकि वो अगर हम देखें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से जाना चाह रही है तो वो एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट बीजेपी यहाँ पर नहीं बना पा रही और वही चीज अगर हम देखें यहाँ पे बीजेपी जो वीडी सावरकर जी है और विजय जो गोलवलकर जी है इधर हम देखें तो यूपीए की बात करें जहाँ पे नेहरू जी और कह सकते हैं गांधी जी की यहाँ पर बात की गई तो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों में कौन सी आइडियोलॉजी यहाँ पर फॉलो करता है बट अभी करंट सिचुएशन में यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी ने अपने वोट बैंक को और स्ट्रेंथन किया है वही एक परिणाम है कि सेकेंड टाइम बीजेपी को एक क्लियर कट मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर मिली है और ऑर्डर ने भी बोला कि आने वाले इलेक्शन में भी जो हिंदू हार्टलैंड है हिंदी हार्टलैंड है वो अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है देन जो क्रिटिक्स है हिंदुत्व के उनके बारे में यहाँ पर ऑर्डर ने क्या बताया कि बेसिकली जो सिचुएशन है कि कांग्रेस की सिचुएशन कुछ ही राज्य है जैसे छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात की राजस्थान में भी गवर्नमेंट है बाकी काफी सारे स्टेट्स में जो कांग्रेस पार्टी की जो है उनकी हालत यहाँ पे बहुत खराब है उनका जो वोट बैंक है इसी साल हमें ऑलरेडी पता है 9 राज्यों में चुनाव है काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी ऑलरेडी यहाँ पर रूल कर रही है और उसको फिर से यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी डेफिनेटली करेगी Then, जो एंडिंग है उसको रीड करते हैं secularism that is intelligible only to the liberal elites but has no place for the subalterns, has no electoral future. Hindutva could convince the subalterns that they have a stake in it. Can the subalterns feel the same about secularism? This is the question that critic of Hindutva will have to resolve. मतलब इसको यहाँ पे solve करना पड़ेगा those people who are the critics of Hindutva ideology. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं देन साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच तो यहाँ पे ऑथर ने बात की साइबर सिक्योरिटी जिस तरीके से हम डिजिटाइजेशन हर सेक्टर में यहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ा खतरा है और उस खतरे को हम कैसे केटर कर सकते हैं उसकी यहाँ पर ऑथर ने बात की तो ऑथर का यहाँ पर ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी पिछले कुछ समय के कुछ दो इंसिडेंट यहाँ पर बताए कि साइबर सिक्योरिटी अपने आप में कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है फर्स्ट एग्जाम्पल बताया एक रैंसमवेयर अटैक जो हुआ था इंडिया के जो एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जितने भी सर्वर्स है उसके ऊपर जो अटैक हुआ उसका जो इम्पैक्ट हुआ कि उसने 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और लगभग 2 हफ्ते का समय यहाँ पे लगा सेकंड इसके बाद सेकंड क्या हुआ अनदर रैंसमवेयर जिसका नाम ब्लैक कैट बताया गया रीच द पेरेंट कंपनी ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोसिव्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सट्रैक्टेड ओवर 2 TB of data that means in the 21st century data is the new normal data is the new oil और ऐसे में अगर एज हम डिजिटाइजेशन की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं काफी सारी चीजें हम बहुत अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर अगर इस तरीके की चीजें यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी आपका अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा और ऐसी इस तरह की कंपनीज पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं जो काफी सारी वेबसाइट्स उनको हैक कर लेगी और स्पेशली मुझे एक वेबसाइट जिसका सेकंड एग्जांपल दिया वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। तो आप सोच सकते हैं कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी ये ऑर्डर ने यहाँ पर साइड किया तो ऑर्डर का यहाँ पर क्या मानना है
कि ऐसे अटैक्स हम कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं, और अल्टीमेटली जो हैकर्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है कि उनको पैसा चाहिए। हमने देखा काफी बार क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे उनके द्वारा पैसा डिमांड किया जाता है। तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि साइबर कैपेबिलिटीज अपनी किस तरीके से बढ़ाए। हमारे देश में CERT, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो है वो अपेक्स अथॉरिटी है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की सरकार ने यहाँ पर सेटअप करी है, और पूरा उसको यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन जो है यहाँ पे इसमें बनाए जाते हैं। तो इसी के बाद ऑनर ने यहाँ पर क्या बात करी कि ऐसा कुछ तो कह सकते हैं कि इस बिल के तहत, या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको भी यहाँ पे पास करने की बात की, बट उसमें भी हमने देखा कि कुछ पेंडेंसी थी, JPC के पास गया, फिर वापस से पार्लियामेंट में गए, तो कुछ चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं। बट अभी हमारे देश में तो प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन बिल यहाँ पे नहीं है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर ऑथर ने रेज किया। अब ऑथर ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश ही ऐसा देश है तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से, ऐसे बहुत से देश हैं जो इन चीजों से यहाँ पर जूझ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ऑथर ने फाइनली कंक्लूजन में क्या रिमार्क दिया, कंक्लूडिंग रिमार्क की अगर बात करूँ तो G20 का इंडिया भी प्रेसिडेंट है। G20 में टॉप डेवलपिंग कंट्रीज है वो यहाँ पे इसमें पार्ट होते हैं, और 9 हमने गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया है। तो ऐसे में इंडिया के लिए G20 एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट ना केवल इंडिया फेस करे, बट इवन वर्ल्ड के दूसरे देश ही फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक रोबस्ट मैकेनिज्म एक बना सकते हैं जिससे बहुत ईज हो जाए किस तरीके से हम पूरा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज है उनको किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे केटर कर सकती है। ऐसा सजेशन यहाँ पे दिया है ऑनर ने, और ऑनर ने बोला है G20 प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको यूटिलाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देन विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट ओपिनियन एज वेल, दैट इज नॉट न्यूट्रल। India cannot be seen as dithering on issues of any nation's security। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि कल ही हमने देखा एक साल रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 24 फरवरी 2022 को ये वॉर स्टार्ट हुई थी, और कल ही हमने 24 फरवरी 2023, एक साल का समय हो चुका था, उसको हमने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में डिस्कस भी किया था कल के न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पे क्या है कि यूएनजीए में कल एक वोटिंग हुई, उस वोटिंग में बेसिकली अगेंस्ट रशिया यहाँ पर वोट हुई, और 145 लोग जो कंट्रीज उन्होंने इसको फेवर किया, 7 आर अगेंस्ट, जिसमें रशिया तो होना ही है। देन देयर नियरली 32 कंट्रीज उन्होंने एब्सटेन किया, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ऐसे में ये जो वॉर है जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है, और ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली इंडायरेक्टली, हम देख रहे हैं हर तरीके से यहाँ पर यूक्रेन को, और रशिया यहाँ पे किसी भी तरीके से डिफेंसिव मोड में नहीं आना चाहता, वो ऑफेंसिव मोड जो उसने अपना रखा है उसी को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इस इशू को रिजोल्व किया जाए। और रशिया तो इसको बोलता ही नहीं कि ये एक वॉर वाली सिचुएशन, रशिया तो इसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे करार देता है। इसी चीज को ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट भी किया। बट यहाँ पे अल्टीमेटली जो इशू चल रहा है दैट इज यूक्रेन यहाँ पे नेटो में ज्वाइन करना चाहता था, और नेटो भी यहाँ पर हर तरीके से नेटो की जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, ऑल दीज कंट्रीज आर हेल्पिंग इन विच एवर वे पॉसिबल टू यूक्रेन। देन अब हमारी अगर इंडिया की स्टांस की बात की जाए, तो इंडिया का स्टांस हमेशा से न्यूट्रल रहा है पिछले साल भर में जितने भी रिजोल्यूशन यहाँ पर पास किए, क्योंकि हमें पता है कि हम हमारा डेवलपमेंट चाहते हैं। इवन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब पूरा वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं, जब यहाँ पे नेटो और यूएसएसआर में बट गया था, तो हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे थे, NAM। दैट इज कि हम हमारे देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे लोगों का, वही चीज हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर स्थिति देखते हैं, ये जो वॉर है इसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर से उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से काफी सारे देशों की स्थिति यहाँ पर खराब है, स्पेशली हमारे पड़ोसी देशों की। तो ऐसे में यहाँ पर फर्टिलाइजर सबकी यहाँ पर कमी देखने को मिली। और उसी के बाद इंडिया का हमने देखा है स्टांस कि रशिया प्रो रशिया नहीं रहा, बट न्यूट्रल स्टांस इसलिए भी रहा है क्योंकि रशिया हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिफेंस पार्टनर है, और काफी सारे सेक्टर्स में रशिया की फ्रेंडशिप हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है। और इवन जब पुरानी अगर हम कुछ हमारे कह सकते हैं कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तब हमने देखा था रशिया वॉज अमंग दोज फ्यू कंट्रीज जिसने इंडिया को उस समय भी सपोर्ट यहाँ पे किया था। तो उसी चीज को इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं निभा रहा है। बट इंडिया का ये एब्सटेंशन करना क्लियरली एक सिग्नल है कि हम हमारे जो नीड्स और रिक्वायरमेंट है उस पर ज्यादा फोकस करें रादर देन योर्स। और ये सही बात भी है इन द 21st सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दिस वी कैन स्किप। ओके। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर रिलेटेड हम काफी सारी न्यूज यहाँ पे डिस्कस करें। एक न्यूज हमने रिसेंटली देखी थी कि जम्मू कश्मीर में अब धीरे धीरे जो आर्मी है उनको यहाँ पे धीरे धीरे कम किया जा रहा है और नॉर्मल सी की तरफ वहां पे जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या न्यूज है, जम्मू एंड कश्मीर LG, दैट इज मनोज सिन्हा जी, डिफेंस मूव टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दैट इज मनोज सिन्हा जी। उन्होंने अभी हमने देखा बीच में बहुत सारी एविक्शन ड्राइव्स यहाँ पर चलाई, रोशनी एक्ट के तहत, जिन जिन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पर बहुत सारी घरों को यहाँ पर एक्वायर कर लिया था, तो उनके लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है, और उनको यहाँ पे बुलडोजर्स के थ्रू उनको हटाया जा रहा है।
अब यहाँ पे मनोज सिन्हा जी का ये मानना है कि अगर लोगों के पास, अब हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, क्योंकि जब आपके पास आई, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आईफोन खरीदने के पैसे, दूसरा खर्चा करने का पैसा है, तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया। बट अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में जिस तरीके से आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और वहां पे जिस तरीके से ट्रूप्स का हटना और प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी सारी चीजें, हालांकि इसको स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने काफी इसको अपोज किया है कि गलत डिसीजन है। बट अल्टीमेटली मनोज सिन्हा इज एडमिट कि हमें ये करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं की सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो हमें जनरेट करना ही पड़ेगा हमारे इस यूनियन टेरिटरी में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नो गैग ऑन मीडिया और अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्टिंग से सुप्रीम कोर्ट। तो अडानी हिंडनबर्ग इशू हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी हमारे डिस्कशन में डिस्कस किया है, एनालिसिस में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ऑर्डर ने बोला, इस पर्टिकुलर न्यूज में बताया गया, देयर इज अ पर्सन हु हैड फाइल्ड अ पिटीशन। इसमें मीडिया का क्या रोल है, और मीडिया मीडिया पे कुछ ना कुछ टिप्पणी यहाँ पर की जानी चाहिए बाय द ऑनरेबल कोर्ट। बट ऐसा यहाँ पे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ऐसा बोला कि मीडिया की तरफ हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और इवन सरकार की भी बात की जाए, तो सरकार ने हमको बोला था कि हम थ्रू जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, कि हम एक सील्ड एनवेलप में जो एक कमेटी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हम सील्ड एनवेलप में लिस्ट है वो उनको देंगे। बट उस समय भी हमारी गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसे किसी किसी भी लोगों को यहाँ पर उस कमेटी का हिस्सा नहीं बना सकते जो सरकार के द्वारा चुने गए। अदरवाइज जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स है या इवन अपोजिशन है, उनका ऐसा मानना है कि ये तो ऑलरेडी कमेटी बायस है। ये सब चीजों की यहाँ पर बात की, और अल्टीमेटली अडानी हिंडनबर्ग इशू से रिलेटेड ये यहाँ पर है, जिसको हमने अच्छे से काफी बार डिस्कस किया है। मनरेगा, ओवर 40% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, इट हैज बीन 55 डेज, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया था, दैट इज NMMS, दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। दैट मीन्स जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो उनको वहां पर रजिस्टर कराना पड़ेगा थ्रू NMMS। दैट इज एक मोबाइल एप्लीकेशन है, पूरी यहाँ पर आपका डिजिटल रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, इंक्लूडिंग इमेज आपकी वहां पर क्लिक की जाएगी और उसके तहत यहाँ पे रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें ऐसा है कि लगभग 41% ग्राम पंचायत ऐसी है जो इसको अध्ययन नहीं कर रही, और ये जो NMMS जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इससे रिलेटेड यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा। तो ये अपने आप में एक ग्रेव कंसर्न है। हमने पहले भी देखा था सर्टेन स्टेट्स जहाँ पे कुछ लोग जो है इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि हम यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। अब आप चाहते हैं हमारा और खर्चा कराना चाहते हैं, तो अब हमें मोबाइल फोन भी परचेज करना पड़ेगा, उसके तहत ये पूरा मॉनिटरिंग होगा। देखिए, ये सरकार ने इसलिए कंपलसरी कर दिया था 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि मनरेगा में बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब काफी सारे लोग वहां पे काम करते हैं और लोगों का ऐसा मानना है, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऐसा मानना है कि लोग आते हैं, मस्टररोल पे साइन करते हैं, घर चले जाते हैं। तो ऐसे में सरकार बिना किसी मतलब के ऐसे तो पैसा नहीं देगी। सरकार बोल रही है अगर कोई स्कीम चलाइए तो हम चाहते हैं कि लोग काम करें, फिर अल्टीमेटली उनका बेनिफिट मिले। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है, तो जो काम कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि हम देंगे, हम फिर जबरदस्ती क्यों काम करें। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को भी डिजिटाइज करने की यहाँ पर सरकार ने कोशिश करी। बट उसको यहाँ पे काफी स्टेट्स के कुछ लोग जो है वो यहाँ पे काफी मात्रा में अपोज कर रहे हैं। इवन कुछ लोग तो दिल्ली के जंतर मंतर में भी इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि ये सरकार का जो स्टेप है बिल्कुल गलत है। Then on the world section, we'll be discussing three news. First is US pledges to give $2 billion in weapons aid to Ukraine. अब यूएस के प्रेसिडेंट जैसे ही जो बाइडेन यहाँ पे यूक्रेन में जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर $500 बिलियन देने की बात करी, अब $2 बिलियन की यहाँ पर और प्लेज देने की बात की फॉर वेपन। अब यूएस, 1 साल हो चुका है, सेकेंड एनिवर्सरी स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसे में यूएस को मीडिएट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए दोनों देशों के लीडर साथ में आए, यूएस को इनिशिएट करके इस इशू को रिजोल्व करना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रादर इस इशू को और बढ़ाया जा रहा है ताकि ये दोनों देश लड़ते रहे। और इवन ये जो इशू है ये नेटो तक ना पहुंचे, नेटो में जो 30 कंट्रीज है वहां तक ना पहुंचे, इसकी कोशिश यहाँ पे यूएस और दूसरी कंट्रीज के द्वारा की जा रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है समूचे वर्ल्ड पे यहाँ पर आ रहा है। दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज की जहाँ पे इवन यू कैन सी अ गर्ल होल्डिंग अ प्लकार्ड, जहाँ पे इन यूक्रेन, जहाँ पे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 365 डेज यहाँ पे हो चुके हैं, बट अभी भी इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ। और यहाँ पे यूएस ने और बोल दिया कि हम और सैंक्शंस यहाँ पे लगाएंगे। अल्टीमेटली यूएस करता है, अल्टीमेटली उसके देश के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज को जो नहीं मानता, तो सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, और यहाँ पे यूएस अथॉरिटीज के द्वारा किया जा रहा है। देन रेडी टू डू एवरीथिंग टू डिफीट रशिया, सेज जेलेंस्की। अब उसी चीज को और यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है थ्रू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एज वेल, जो
बार बार देशों से डिमांड करेंगे हमें और ज्यादा हथियार यहाँ पे दो, बट यहाँ पे नेगोशिएशन के कोई भी देश यहाँ पे बात कर ही नहीं रहा है। ये सब वॉर जीतने के लिए यहाँ पर है, बट अल्टीमेटली जो ह्यूमैनिटी को और जो क्लाइमेट को और सभी को जितना लॉस हो रहा है उसको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये अपने आप में नुकसान। देन वन सेकेंड, चाइना कॉल्स फॉर रशिया एंड यूक्रेन सीज फायर, हिट्स आउट एट ब्लॉक्स इन न्यू पोजीशन पेपर। अब चाइना ने यहाँ पर, अभी तक हमने देखा था क्लियरली स्टांस दिखाया जहाँ पे वो वाज चाइना वाज प्रो रशिया। अब यहाँ पे चाइना बोल रहा है कि हमें बातचीत के जरिए इस इशू को रिजोल्व करना चाहिए। और चाइना का यहाँ पे ये भी मानना है कि सीज फायर की मतलब ये जो युद्ध चल रहा है इसमें युद्ध विराम करने की आवश्यकता है, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो पहले हमने देखा जब जब अभी रिसेंटली हमने देखा था कि, जो चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट है वोंग की, उन्होंने यहाँ पर रशिया विजिट किया। फिर उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बातचीत करी। फिर मिस्टर पुतिन ने शी जिनपिंग को यहाँ पर बुलावा दिया कि वो रशिया है। तो अब यहाँ पे रिसेंटली एक पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया बाय द चाइनीज अथॉरिटीज, उसमें बोला कि ये दिस इज नॉट द टाइम ऑफ 21st सेंचुरी जहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स बने, क्योंकि अगर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर बात की जाए तो नेटो और जैसे मैंने आपको बताया यूएसएसआर ही दो धड़े होते थे। तो अगर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हो गया तो क्यों यहाँ पर नेटो विच हैज बीन लेड बाय यूएस, क्यों इसका और एक्सपांशन यहाँ पे किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो ऐसा होता है कि नेटो में अगर किसी एक देश पे अटैक होता है तो ऐसा माना जाता है सारे देशों पे अटैक है। तो फिर यूक्रेन तो आप में एंटर होना चाहता था आपकी ग्रुपिंग में, तो ऐसे में आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि हम सब पे अटैक है और आप सारे देश जाइए वहां पे रशिया से फाइट करने के लिए? बट आपको पता है कि अगर सारे देश रशिया से फाइट करने चले गए तो रशिया यहाँ पर किसी भी तरीके से डिफेंसिव मोड में नहीं आएगा, और उसको दूसरे देश सपोर्ट करेंगे और वो यूएस और दूसरे नेटो देशों देशों के लिए यहाँ पर बहुत खराब सिचुएशन होगी। तो अल्टीमेटली ये पूरे यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड अपडेट था, इसको यहाँ पर अलग अलग देश अपना अलग अलग स्टैंड यहाँ पे बता रहे हैं, और अल्टीमेटली इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा। ओके, so herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.